हेलो स्टूडेंट, आज हम जो है आगे का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पेपर नंबर जो है हमने लास्ट उसमें सॉल्व किया था, जिसमें कि हम 9 क्वेश्चंस तक सॉल्व कर चुके थे। अब है जो है 10 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है स्टूडेंट कि इन अ वेजिटेटिव सेल ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इज़ 24। हाउ मेनी क्रोमोजोम्स विल बी इन द फॉलोइंग पार्ट्स। ठीक है, यानी कि एक वेजिटेटिव एक फ्लावरिंग प्लांट्स है जिसकी वेजिटेटिव सेल्स में जो है क्रोमोजोम्स का नंबर जो है 24 है। तो हमें बाकी जो दिए गए पार्ट्स है प्लांट्स के, इनमें जो है क्रोमोजोम्स का नंबर बताना है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यानी कि वेजिटेटिव सेल्स का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो क्रोमोजोम्स का नंबर है ये डिप्लॉयड 2n सेल का नंबर है मिला है, यानी ये डिप्लॉयड सेल का नंबर दे रखा है हमें, जो कि डिप्लॉयड सेल का जो है क्रोमोजोम नंबर दे रखा है, जो कि कितना है स्टूडेंट 24 दे रखा है। तो अब हमें जो है इनका निकालना है। ठीक है, सबसे पहले पेटल्स का, तो हमें पता है कि जो पेटल्स में जो है पेटल जो होता है वो n होता है या 2n होता है या 3n होता है। तो जो पेटल्स होता है स्टूडेंट वो 2n होता है। ठीक है, तो 2n का मतलब क्या हो गया, तो 2 इंटू एन, एन मतलब ये 2n है स्टूडेंट, तो इसका n कितना हो जाएगा, इसका हाफ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। इसका हाफ कितना हो जाएगा, इसका n कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, पेटल्स की संख्या कैसे निकालेंगे। पेटल्स का जो है क्रोमोजोम्स नंबर जो है क्या होता है 2n होता है, यानी डिप्लॉयड होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है 2 इंटू n कितना हो गया, ये हमने निकाला है यहाँ पे 12, तो कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो पेटल्स का जो क्रोमोजोम्स नंबर है वो कितना हो जाएगा 24 है। ठीक है, इसका 24 हो जाएगा। आपने सिर्फ जो है जब एग्ज़ाम में आप करोगे तो आप पेटल्स लिखोगे, पेटल्स के आगे क्या कर दोगे 24 कर दोगे। ये सब आप जो है पीछे रफ में करना। ठीक है, उसके बाद जो है स्पोर मदर सेल है स्टूडेंट, तो जो स्पोर मदर सेल्स होती है ये भी क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। तो डिप्लॉयड यानी कि 2n होती है। तो 2n का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, यानी कि वही 2 इंटू 12, यानी इसकी भी संख्या कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी न्यूक्लियस है, तो सेकेंडरी न्यूक्लियस हमें पता है कि सेकेंडरी न्यूक्लियस भी स्टूडेंट क्या होता है 2n होता है। ठीक है, तो इसलिए इसकी भी संख्या कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। और एंडोस्पर्म क्या होता है स्टूडेंट 3n होता है। एंडोस्पर्म क्या होता है 3n होता है। तो 3 इंटू n कितना है हमारे पास 12 है, तो कितना हो जाएगा आपका 36। ठीक है, तो एंडोस्पर्म में जो है क्रोमोजोम्स का नंबर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत बार आता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो मैंने देखा है कि 1-2 साल से नहीं आया है क्वेश्चंस, तो मे बी इस साल जो है पूरे चांसेस हैं कि ये आए। तो मैंने आपको ऑलरेडी कॉपी में ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से करा रखे थे। हमने कहा कि क्रोमोजोम्स का नंबर यहाँ पर कुछ भी दे रखा है, आपको इसी तरीके से करना है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि एंडोस्पर्म में जो है सिर्फ एंडोस्पर्म ऐसा होता है कि जिसमें जो है क्या होता है, जो कि ट्रिप्लॉइड होता है 3n होता है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा पेटल्स भी जो है क्या होता है 2n होता है, हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n होता है। ठीक है, और हमारा स्पोर मदर सेल्स 2n होता है। ठीक है, अगर जो है सिर्फ जो है हमारा जो है क्या दिया रहेगा, जैसे मेगास्पोर मदर सेल्स दे रखा है, तो फिर आपका जो है क्या हो जाएगा n हो जाएगा। ठीक है, यह माइक्रोस्पोर मदर सेल है तो वो n हो जाएगा, आपका हैप्लॉइड हो जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट, व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस, व्हाट इज द रोल इन, व्हाट इज इट्स रोल इन ह्यूमन जेनेटिक्स। यानी कि पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है, इसका ह्यूमन जेनेटिक्स में क्या रोल है। तो मैं यहाँ पर आपको डेफिनेशन बता देती हूँ बुक में। तो ये है हमारा पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, तो क्या है इसकी डेफिनेशन, ये कि द एनालिसिस ऑफ ट्रेड्स इन सेवरल जनरेशन ऑफ अ ह्यूमन फैमिली इन द फॉर्म ऑफ फैमिली ट्री और अ डायग्राम इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, देखो स्टूडेंट क्या है कि ह्यूमन की जो जनरेशन है उसका जो है जो उनका जो है क्या है एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, किस चीज़ को लेकर, जो जेनेटिक डिसऑर्डर उनमें है उसको लेकर जो एनालिसिस किया जाता है, तो उसको किस तरीके से किया जाता है एनालिसिस, उनकी जो सेवरल जनरेशन होता है। अगर सपोज़ किसी भी एक मदर में जो है क्या था कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो ऑब्वियसली जो है वो क्या होगा उसकी पूरी फैमिली में चलता जाएगा। ठीक है, तो उसको जो है उनकी वो जो सेवरल जनरेशन है उनको जो है
एनालिसिस करने के लिए जो है क्या किया जाता है, एक फैमिली ट्री या एक फैमिली डायग्राम बनाया जाता है जिसको कि पेडिग्री एनालिसिस कहा जाता है। इस टाइप का जो है बता देती हूँ मैं किस तरीके का वो चार्ट बनता है। ये इस टाइप का जो है कुछ चार्ट्स बनता है, मैं एनसीईआरटी में आपको दिखा देती हूँ। ये स्टूडेंट, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स में जो है पेडिग्री एनालिसिस करने के लिए इस तरीके से एक फैमिली चार्ट बनाया जाता है जिसको कि क्या कहा जाता है, पेडिग्री एनालिसिस कहा जाता है। क्योंकि क्या होता है कि ह्यूमन बींग की सेवरल जनरेशन तक कोई भी एक पर्टिकुलर बंदा तो उसको एनालिसिस कर नहीं सकता है, तो इसलिए जो है इस तरीके का जो है एक फैमिली ट्री बनाया जाता है जिसके ज़रिए जो है पेडिग्री जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उसको एनालिसिस किया जाता है इन ह्यूमन बींग। ओके, तो ह्यूमन बींग में इसका जो है दूसरा पार्ट पूछा गया है कि इसका क्या रोल है। तो रोल यही है कि अगर सपोज़ किसी भी फैमिली में जो है कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उस जेनेटिक डिसऑर्डर को जो है पता करने के लिए जो है क्या है, पहले क्वेश्चन देते हैं, व्हाट इज़ इट्स रोल इन ह्यूमन जेनेटिक्स। ठीक है, तो ह्यूमन जेनेटिक्स में इसका यही रोल है स्टूडेंट कि क्योंकि ह्यूमन बीइंग का जो है पेडिग्री एनालिसिस अगर हम ना बनाएं तो किसी भी जो है साइंटिस्ट के लिए जो है ये जो है डिफ़िकल्ट हो जाएगा उस डिज़ीज़ को जो है डायग्नोस करने में या फिर उस डिज़ीज़ का पता करने में। तो अगर एक फैमिली चार्ट बनाया या रहेगा या एक फैमिली ट्री के द्वारा हम इसको समझते हैं तो वो क्या रहेगा कि हमें पता चल जाएगा कि मदर से जो है ये जो डिसऑर्डर है वो कब जो है डॉटर में जा रहा है या कब सन में जा रहा है, या फिर डॉटर से कब उनके जो है सन में जा रहा है या कब उनके बेटी में जा रहा है। तो इस तरीके से जो है हमें क्या मिलता है, इस फैमिली चार्ट से जो है हमें ये हेल्प मिल जाती है कि हम ईज़िली जो है पता लगा सकते हैं कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो किस तरीके से जो है या कब जो है किस सन में जा रहा है या किस डॉटर में जा रहा है, या सन में जा रहा है या फिर डॉटर में जा रहा है या कब नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इससे ये हेल्प मिलती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन डिफ्रेंशिएट बिटवीन एंटीबॉडी एंड एंटीजन। ठीक है, तो एंटीबॉडी और एंटीजन में क्या जो है डिफरेंसेस होता है ये हमें जो है बताना है। तो इसको जो है मैं आपको क्वेश्चंस बुक में से इसको भी आपको बता देती हूँ। तो एंटीजन्स क्या होते हैं, एंटीजन्स को स्टूडेंट ध्यान रखना कि इम्यूनोजेंस भी कहा जाता है। क्या भी कहा जाता है, इम्यूनोजेंस भी कहा जाता है। तो एंटीजन्स होते क्या है कि दीज आर सब्सटेंसेस विच व्हेन एंटर द बॉडी स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। यानी कि एंटीजन वो सब्सटेंसेस होते हैं जब ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो ये हमारी बॉडी में जो है एंटीबॉडीज़ को स्टिमुलेट करते हैं कि ये बने। ओके, तो ये हो गया एंटीजन। एंटीबॉडीज़ क्या होती है स्टूडेंट, दीज आर इम्यूनोग्लोबिन्स। तो ये इम्यूनोग्लोबिन्स होती हैं, मतलब प्रोटीन्स होती हैं, प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एंटीजेनिक स्टिमुलेशन। एंटीबॉडीज़ कब प्रोड्यूस होती है, जब जो है एंटीजेनिक स्टिमुलेशन रिस्पॉन्स मिलता है एंटीबॉडी को। यानी जैसी कोई एंटीजन जो है हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ तो हमारी बॉडी में जो है क्या होगा, एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाएंगी उस एंटीजन को किल करने के लिए। तो इसको कहा जाता है स्टूडेंट एंटीबॉडीज़। ठीक है, तो एंटीबॉडीज़ जो है कितने टाइप्स की हो सकती हैं वो यहाँ पर दे रखा है। तो स्टूडेंट आपको ये याद रखना है। ठीक है, जैसे कि दे रखा है आपका IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। तो आपका जो है ये आपको जो है 5 जो है एंटी जो है बॉडीज़ के नाम दिए गए हैं, तो जो कि आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो एग्ज़ाम में जो है आपको इनके नाम भी पूछे जा सकते हैं, तो इन 5 को आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है एंटी बॉडी को जो है स्टूडेंट जो है कितनी हैवी चेन होती है और कितनी लाइट चेन होती है ये भी आपका टिक द करेक्ट में आ सकता है। तो 2 हैवी चेन होती है स्टूडेंट, ये वाली जो ये वाई जैसा आपको दिख रहा है ये वाला लाइट कलर का, और ये जो 2 होती हैं ये लाइट होती हैं। ठीक है, तो इसमें जो है 2 हैवी चेन होती हैं, 2 लाइट चेन होती हैं, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है
H2L2 होता है। तो आपको ये भी याद रखना है स्टूडेंट कि इसका फॉर्मूला क्या होता है एंटीबॉडी का, H2L2, ठीक है। और तीसरी चीज़ स्टूडेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि एंटीबॉडी का डायग्राम, तो बहुत सिंपल सा डायग्राम है स्टूडेंट इसका, तो कई बार बोर्ड में पूछा गया है। तो एक सिंपल सा वाई जैसा स्ट्रक्चर है, कुछ नहीं है, आपने चार नाम लिखने हैं। ये आपकी हैवी चेन, ये भी आपकी हैवी चेन, ये आपकी लाइट चेन, ये आपकी लाइट चेन, और बीच में आपने इसको जो है इस तरीके से सल्फर बॉन्डिंग इनके बीच में बना देनी है, बस, ठीक है। इतना आपको काम करना है, ठीक है। और ये वाली जो साइट है ये आपको दिखा देना है जहाँ से कि ये एंटीबॉडी जो है एंटीजन को पकड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, एंटीजन बाइंडिंग साइट, क्योंकि इसका ये मुंह है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये इसका मुंह है, ये इसके नुकीले दांत हैं, हम तो समझने के लिए, ठीक है। जहाँ से कि ये क्या करेगा, कोई भी एंटीजन, सपोज कोई बैक्टीरिया आएगा तो उसको इन दांतों से जो है इस तरीके से पकड़ लेगा, ठीक है, तो जिससे कि ये इसको ख़त्म कर देगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, क्वेश्चन है नेक्स्ट, in which part of the body of the host do the following events in the life cycle of Plasmodium take place? Name both body parts and the host. ये क्वेश्चंस भी स्टूडेंट बोर्ड में कई बार पूछा जाता है, तो शायद मे भी 1-2 साल से नहीं पूछा गया है, तो आपको इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से देखना है। और सिंपल सा क्वेश्चन है, पूरे फुल 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। तो कह रहा है ये क्वेश्चन में कि हमें जो है प्लाज्मोडियम क्या होता है, प्लाज्मोडियम क्या होता है, एक जो है प्रोटोजोवन होता है जो कि क्या करता है, मलेरिया कॉज करता है ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। तो अब इसकी जो है हमें बतानी है कि लाइफ साइकिल जो होती है वो होस्ट में, क्योंकि आपको पता है कि प्लाज्मोडियम जो है, मलेरिया जो है 2 होस्ट में जाकर कंप्लीट होती है, तो किस होस्ट में और किस ऑर्गन में हमें इन चारों को बताना है कि ये स्टेजेस होती हैं प्लाज्मोडियम की। तो सबसे पहला स्टूडेंट की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कहाँ होता है और जो है किस होस्ट में होता है। तो मैं आपको इसको भी डायग्राम के द्वारा बता देती हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए, और क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार इसका जो है लाइफ साइकिल जो है बनाने के लिए भी बोली जाती है, तो आपको इसकी लाइफ साइकिल भी याद रखनी है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी कॉपी में करा चुकी हूँ, ठीक है, करा रखी हूँ, ठीक है। इसके बाद है सबसे पहले क्या पूछा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्वेश्चन में पूछा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है किस होस्ट में होगा और किस ऑर्गन में होगा, ठीक है। तो जो है ये हमारा, ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है स्टूडेंट क्या होता है, मॉस्किटो में होता है। तो इसका होस्ट क्या हो गया, मॉस्किटो हो गया, और मॉस्किटो के क्या होता है, स्टमक में होता है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो गया स्टूडेंट, मॉस्किटो, होस्ट क्या हो गया, मॉस्किटो, और आप इस तरीके से इसको लिख देना, ठीक है। जैसे बोर्ड में क्वेश्चन ये आता है तो आप इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है इसके नीचे, मतलब आप इस तरीके से इसको लिखना, पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखना इस तरीके से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर आप लिखना होस्ट। तो होस्ट क्या था स्टूडेंट, मॉस्किटो, ठीक है। और जो है आपका जो है क्या पूछा गया था दूसरा, होस्ट और बॉडी पार्ट, ठीक है। तो नीचे लिखोगे बॉडी पार्ट। स्टूडेंट लिखने के भी मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, तो इसलिए जो है आप ऐसे नहीं है कि बिल्कुल इस चीज़ को एक ही लाइन में लिख दो और कोई उसको देखे भी नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको लिखा जाए, बॉडी पार्ट्स क्या था, स्टमक, ठीक है, क्या था, स्टमक, स्टमक ऑफ ऑब्वियसली मॉस्किटो, ठीक है जी, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सेकंड पूछा हुआ स्टूडेंट आपका इसमें गैमेटोजेनेसिस की, जो गैमेटोजेनेसिस है, गैमेटोजेनेसिस किस में होती है, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस स्टूडेंट जो होती है वो होती है ह्यूमन में, ठीक है। ह्यूमन, इसका होस्ट क्या होगा, ह्यूमन होगा, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस में आप क्या लिखोगे, होस्ट में जो है क्या लिखोगे, गैमेटोजेनेसिस डैश करोगे, फिर होस्ट लिखोगे, और होस्ट में क्या लिखोगे, ह्यूमन लिखोगे, और उसके बाद किस ऑर्गन में लिखोगे, तो आरबीसी लिखोगे, क्या लिखोगे, आरबीसी में, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब गैमेट्स का बनना, ये जो है मेल गैमेट बना और ये फीमेल गैमेट बना है, ठीक है।
उसके बाद जो है नेक्स्ट पूछा हुआ सिग्नेट रिंग स्टेज। तो स्टूडेंट सिग्नेट रिंग स्टेज भी जो है इसका होस्ट भी जो है ह्यूमन बींग होगा, और प्लस इसका जो बॉडी पार्ट है वो भी जो है आरबीसी ही होगी। सिग्नेट रिंग स्टेज का मतलब होता है कि जो है एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर्स बन जाता है और आरबीसी के जो है साइटोप्लाज्म में, जिसकी वजह से इसको सिग्नेट रिंग स्टेज कहा जाता है। तो इसका होस्ट भी ह्यूमन बींग हो गया और इसका जो बॉडी पार्ट्स हो गया वो क्या हो गया स्टूडेंट, आरबीसी हो गया। उसके बाद है स्टूडेंट नेक्स्ट पूछा हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ हीमोजोइन, यानी कि हीमोजोइन का फॉर्मेशन कहाँ होता है। तो हीमोजोइन क्या होता है स्टूडेंट, तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज़ हीमोजोइन। ठीक है, तो आपको मैं इसमें दिखा देती हूँ। हीमोजोइन जो होता है स्टूडेंट एक टॉक्सिन होता है जो कि क्या होता है, ह्यूमन बींग में बनता है। तो हीमोजोइन जो है आपका, इसमें भी जो है क्या हो जाएगा, होस्ट इसका ह्यूमन बींग हो गया और ऑर्गन क्या हो गया, आरबीसी हो गया। तो क्या होता है हीमोजोइन, हीमोजोइन जो है क्या होता है कि जब आरबीसी रैप्चर्स हो जाते हैं, जब जो है आपका जो है क्या नाम है इसका, प्लाज्मोडियम जो है असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता जाता है। तो जो आरबीसी होती है, आरबीसी के अंदर ये असेक्सुअल, पहले ये क्या करता है लीवर सेल के अंदर करता है, फिर ये लीवर सेल से आरबीसी में चला जाता है। आरबीसी में जब ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता रहता है तो क्या करता है, संख्या बढ़ जाती है उनके, तो ऑब्वियसली आरबीसी रैप्चर हो जाती है, फट जाती है। तो आरबीसी के रैप्चर होने से जो है क्या होता है, साथ के साथ जो है जो एक टॉक्सिन जो बनता है वो भी रिलीज़ हो जाता है जिसका नाम है हीमोजोइन। ठीक है, तो यही हीमोजोइन जो है रिस्पॉन्सिबल भी होता है क्या, फीवर और सिवरिंग के लिए। यानी कि जो मलेरिया का जो पेशेंट होता है उसको सिवरिंग होती है, उसको कपकपी होती है, और प्लस जो है साथ के साथ जो है उसको 3-4 दिन जो है हाई फीवर रहता है। ठीक है, तो ये किस की वजह से होता है, हीमोजोइन की वजह से। तो ये भी आपको याद रखना है स्टूडेंट। ओके, उसके बाद जो है स्टूडेंट इसका और मैं बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो ये 4 दिए गए हैं, ये 4 नाम दिए गए हैं कि ये 4 स्टेजेस कहाँ और किस होस्ट में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन इसके अलावा भी होता है, तो मैं बता देती हूँ आपको। उसके बाद है स्टूडेंट आपका कि स्पोरोजॉइड जो है कहाँ बनते हैं। ठीक है, तो स्पोरोजॉइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, 1 मिनट, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, क्लियर नहीं आ रही पिक्चर, तो मैं बता देती हूँ आपको ओरली। तो स्पोरोजॉइड जो होते हैं स्टूडेंट वो कहाँ बनते हैं, जो मॉस्किटो होता है, मॉस्किटो के जो है स्टमक में बनते हैं। बट उसके बाद जो है ये कहाँ स्टोर होते हैं स्पोरोजॉइड, जो स्पोरोजोइट होते हैं स्टूडेंट, जो कि इन्फेक्टिव स्टेज होती है, ये मॉस्किटो के जो है स्टमक में बनते हैं, लेकिन उसके बाद जो है स्टमक या गट दिया रहेगा वहाँ बनते हैं, लेकिन उसके बाद ये वहाँ से जो है मॉस्किटो के जो है स्लाइवरी जो ग्लैंड्स होती है वहाँ पर आकर जो है क्या हो जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, या वहाँ पर आकर जो है जमा हो जाते हैं। ठीक है, और ये स्पोरोजॉइट फिर क्या होगा, जैसे ही ये मॉस्किटो जो है किसी ह्यूमन बींग को काटेगा तो उसके स्लाइवरी ग्लैंड से ये स्पोरोजॉइट जो है उस ह्यूमन बींग में एंटर कर जाएंगे। तो स्पोरोजॉइट क्या होती है, इन्फेक्टिव स्टेज होती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज मेटास्टेटिस एक्सप्लेन। तो स्टूडेंट मेटास्टेटिस क्या होती है, यानी कि जो कैंसर सेल्स होती है, कैंसर सेल्स की जो सेल्स होती हैं वो एक ऑर्गन से जो है दूसरे ऑर्गन में जो है ट्रांसफ़र हो जाती है थ्रू द ब्लड, और वहाँ पर भी जो है ट्यूमर कॉज कर देती हैं। तो इसको कहा जाता है क्या, मेटास्टेटिस। ओके, उसके बाद जो है स्टूडेंट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट इज़ द मेजर एडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लांट्स बाय माइक्रो प्रोपेगेशन। ठीक है, माइक्रो प्रोपेगेशन द्वारा प्लांट्स प्रोड्यूस करने के क्या एडवांटेज है, मतलब क्या फ़ायदे हैं। भाई ऑब्वियसली कुछ फ़ायदे होंगे तभी जाकर तो जो है माइक्रो प्रोपेगेशन किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ, प्लांट टिश्यू कल्चर वाले टॉपिक में से आपका होगा स्टूडेंट, तो ये है आपका। ठीक है, तो क्या है इसकी डेफिनेशन कि द एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर फॉर द प्रोड्यूसिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन इन फ्लोरिकल्चर। स्टूडेंट एक क्वेश्चन आपका ये भी आता है कि जो फ्लावरिंग को ग्रो करने को क्या कहा जाता है,
तो उसको कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। यानी कि जब जो है सिर्फ हम फ्लावर्स को ग्रो करवा रहे हैं या फ्लावर्स को जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। ठीक है, फ्लावर्स को उगाने को क्या कहा जाता है, फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। या जो है फ्लावर जो फार्मिंग होती है उसको क्या कहा जाता है, फ्लोरिकल्चर कहा जाता है स्टूडेंट। तो इसको भी अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका। ठीक है, और हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, फार्मिंग ऑफ बोथ एडिबल और ऑर्नामेंटल। एडिबल मतलब खाने वाली जितनी भी चीज़ें उगाई जाती हैं, फार्मिंग की जाती है जिनकी, और ऑर्नामेंटल प्लांट जो होते हैं जो सजावट के लिए जो होते हैं। ठीक है, तो फ्लोरिकल्चर का और ये हॉर्टिकल्चर का 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनता है। तो हॉर्टिकल्चर का तो मैंने अभी तक नहीं देखा है, बट फ्लोरिकल्चर का देखा है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना। तो फ्लोरिकल्चर का मतलब क्या हो गया, फार्मिंग ऑफ फ्लावर। इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा आपका, फार्मिंग ऑफ फ्लावर। ओके, किसका, फ्लोरिकल्चर का। अब आते हम माइक्रो प्रोपगेशन की डेफिनेशन पे कि क्या है कि जब द एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन इन फ्लोरिकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्रीज टुडे इज़ नोन एज माइक्रो प्रोपेगेशन। यानी कि आज की डेट में जो है, चाहे वो फ्लोरिकल्चर हो चाहे हॉर्टिकल्चर हो, इनको जो है क्या किया जा रहा है, एक लार्ज नंबर में जो है इनका प्रोडक्शन किया जा रहा है, वो भी एक शॉर्ट ड्यूरेशन में। तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है, माइक्रो प्रोपेगेशंस के द्वारा। अब माइक्रो प्रोपोगेशंस में टिश्यू कल्चर आपका आता है। हमने बताया था ना कि टिश्यू कल्चर्स में आप क्या कर सकते हो, प्लांट्स का कोई छोटा सा पार्ट लेकर जो है उसको लेबोरेटरीज में जो है आप उससे एक साथ जो है हज़ारों जो है प्लांट्स को तैयार कर सकते हो। उसके लिए आपको किसी चीज़ का वेट नहीं करना पड़ेगा कि हाँ आप जो है पहले बीज बोओगे, फिर वो जर्मिनेट करेगा, फिर वो बड़ा होगा, फिर तब वो उसमें फ्लावर्स लगेंगे, फिर उसमें जो है सीड बनेगा, फिर तब आप उसको ग्रो करोगे। ये सब नहीं करना पड़ता है प्लांट टिश्यू कल्चर्स में। ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर्स में आपने प्लांट्स का कोई सा भी पार्ट लिया, उसको जो है लेबोरेटरीज़ में जो है, ऐसे नहीं है कि ऐसे ही उसको ग्रो कर दिया जाता है। लेबोरेटरीज़ में पूरा जो है सिस्टम तैयार किया जाता है लैब में। वो सारे हार्मोन या वो सारे न्यूट्रिएंट्स रेडी किए रहते हैं जो कि प्लांट्स के लिए ज़रूरी होते हैं, और तब जाकर जो है एक शॉर्ट ड्यूरेशन में जो है कई हज़ारों प्लांट्स को क्या कर दिया जाता है, ग्रो कर दिया जाता है। इसके अलावा जैसे आपको पता है कि कटिंग के ज़रिए जो है किया जा सकता है, लेयरिंग के ज़रिए करवाया जा सकता है। ठीक है, जैसे आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस होता है, उसमें भी क्या किया जाता है, आप अगर रोज़ लगाना चाहते हो तो उसके लिए आपको जो है उसके सीड का वेट नहीं करना पड़ेगा। आप उसका कलम काटिए, उसका स्टेम काटिए और उसको जो है सॉइल में लगा दीजिए, तो वो ईज़िली आपका जो है क्या होगा, आप उसको प्रॉपर तरीके से जो है सॉइल में लगाइए और उसको वो सारे न्यूट्रिशन दीजिए, वाटर दीजिए, प्रॉपर सनलाइट मिलनी चाहिए, तो वो एक न्यू प्लांट ग्रो कर जाएगा, है ना। तो क्या है, एक कम टाइम में आप जो है लार्ज अमाउंट में जो है क्या कर रहे हो, फार्मिंग कर रहे हो, तो उसको जो है माइक्रो प्रोपोगेशंस ये जो है क्या हो गए, इसके एडवांटेज तो हो गए कि आपको जो है कम टाइम लग रहा है और कम टाइम में आप लार्ज प्रोडक्शन कर रहे हो। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेज हो गया। तो आप डेफिनेशन इसकी ये लिखोगे और एडवांटेज में यही हो गया आपका कि कम जो है, हालांकि डेफिनेशन में ही इसके एडवांटेज भी आ रहे हैं कि जो है आपको अलग से लिखने की भी फिर क्या है ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका एडवांटेज ही हो गया कि आप कम टाइम पर जो है शॉर्ट ड्यूरेशन में जो है लार्ज प्रोडक्शन कर रहे हो। ठीक है, और प्लस जो है उतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है। ठीक है, मेहनत भी कम लग रही है, प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रहा है, और प्लस जो है टाइम भी कम लग रहा है। ओके, उसके बाद स्टूडेंट आपका जो है इसमें इस बुक में बाकी जो है व्हाट इज़ द की डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट। तो ये ऑलरेडी स्टूडेंट ये वाले क्वेश्चंस मैं आपको कॉपी में करा चुकी हूँ कि प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है, सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है, डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, गिव एनी 2 कॉज ऑफ इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को लगे कि ये वाले क्वेश्चंस मैम समझा दो तो मैं बता दूंगी। तो उसके बाद है कि एक्सप्लेन फूड वेब इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ठीक है, आपको फूड वेब जो है एक्सप्लेन करना है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। ग्रासलैंड मतलब किसी घास के मैदान में आपको जो है क्या करना है, फूड वेब को एक्सप्लेन करना है।
तो फूड वेब का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारी फूड चेन जो है इंटरकनेक्ट होती हैं एक साथ, तो उसको फूड वेब कहा जाता है। तो आप क्या करोगे, ग्रास लैंड में जितने भी मतलब घास के मैदान में जितने भी एनिमल्स होते हैं, आप उनका एक फ्लो चार्ट बनाकर इसको दिखा सकते हो, तो आपको अच्छे मार्क्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो फूड वेब होता क्या है कि जब बहुत सारी फूड चेन जो है आपस में क्या होती है, इंटरकनेक्ट होती है, तो उसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट, फूड वेब कहा जाता है। सिंपल सा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट कुछ और मैं उसमें देख लेती हूँ पेपर में। ये 2016 का पेपर है बेटा। ठीक है, तो इसमें से जो चीज़ें मुझे लगी कि 1 और 2 मार्क्स वाली, वो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को जो है किसी और क्वेश्चंस में कोई डाउट रहेगा, तो वो मुझे जो है मैसेज कर देना, मैं आपको जो है फिर एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।